आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज। देख रहे हैं आप मुद्दा सनम के साथ। और मुद्दा आज का हम कुछ अहम भी कहेंगे, क्योंकि अक्सर हम जो मामलात उठाते रहते हैं उस दौरान कुछ ऐसे मामलात हमारे जहन से निकल जाते हैं, कुछ ऐसे मामलात स्किप कर जाते हैं जो हमारे लिए या कुछ लोगों के लिए उतने अहम नहीं हों। लेकिन वही मामलात जिन्हें हम अपना वो स्किप करते हुए ये लेते हैं कि ये कोई इतने अहम नहीं है, किसी और के लिए बहुत अहम मुद्दे होते हैं। और इन्हीं मुद्दों में से एक मुद्दा जो आज हमारी नज़र गुजरा, हम श्रीनगर में थे। श्रीनगर में कुछ दोस्तों से बात करते हुए, पुराने कुछ दोस्तों से मुलाकात के दौरान हमें दो दोस्त मिले और दोनों प्राइवेट सेक्टर में काम करे थे। बातों बातों में बात निकली तो पता चला कि हम उनका गिला हमारे से था कि हम अक्सर मुलाजमीन की बात करते हैं, ट्रेड यूनियंस की बात करते हैं, मुलाजमीन के मसाइल हों तो वो हड़ताल वगैरह कर लेते हैं, वो सरकार तक बात पहुँचाते हैं, मिनिमम वेज एक्ट की बात करते हैं। लेकिन ये जो प्राइवेट सेक्टर है जिसमें हमारा प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, क्या उनके मसाइल नहीं हैं? क्या उनके मामलात नहीं हैं? और सबसे बड़ी बात, हमारे जो फैक्ट्रीज़ के साथ साथ हमारे जो ईंट भट्टे या दूसरी जगह वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, क्या उनके मामलात और मसाइल को कोई गौर करने वाला है? और इन्हीं मामलात और मसाइल के बीच में हमें ये भी मालूम हुआ कि यहाँ तो सरकारी मुलाजमत सबको नहीं मिल सकती है और सबको करनी भी नहीं चाहिए, और इसलिए कुछ लोग जो है प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं। तो वहाँ पे उन प्राइवेट सेक्टर में गए जो लोग हैं, क्या उनके माहाना उजरत जो है, क्या वो कोई फिक्स उजरत है? उनको कितनी माहाना उजरत, कितना माहाना सैलरी मिलेगी? और क्या सरकार इन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पे, इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे, प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट दुकानदार के पास जो सेल्समैन है, क्या उस पर कुछ नज़र रखती है? कहीं वो अकाउंटेबल है? और अक्सर हमारे साथ एक बात और भी बताई गई कि ये साहब पे डिपेंड होता है, जिसे आमतौर पे ख्वाजा कहते हैं, फैक्ट्री का मालिक, दुकान का मालिक, या उस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का, मेरे उस जो प्राइवेट स्कूल है उसका मालिक, ही उसके मर्जी पे डिपेंड करता है कि कब आपको वो जॉब दे, कब निकाले, कैसे निकाले। ये सारी वो चीज़ें जो हमारे आज के प्रोग्राम का मुद्दा है। और अगर इन मुलाजमीन को, इन लोगों को कोई इमरजेंसी आ जाए तो क्या उनके हकूक़ हैं? और इन्हीं सब पर आज बहस करने के लिए, सरकार तक बात पहुंचाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ ट्रेड यूनियन लीडर वजाहत दुरानी साहब। वजाहत दुरानी चूँकि प्राइवेट सेक्टर में ना सही लेकिन पब्लिक सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। और दूसरे मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट अब्दुल हमीद है। अब्दुल हमीद चूँकि आज के प्रोग्राम में सोशल एक्टिविस्ट हैं लेकिन ख़ुद भी ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ खुद जुड़े रहे हैं। तो इन्हीं मामलात में सबसे पहले मैं अब्दुल हमीद मलिक हमीद से जानना चाहूँगा। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। दुरानी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं मलिक हमीद, सवाल सिंपल सा है, हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में क्या वाकई में हमारे जो प्राइवेट, हमारा जो फैक्ट्री कहीं पे है, कहीं कोई इंडस्ट्रियल सेटअप है, कहीं कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट नर्सिंग होम है, या प्राइवेट, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ प्राइवेट जो ये स्कूल्स हैं, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, क्या उनके जो मामलात उन पे कोई नज़र रखता है? आप भी देखते रहते हैं, कोई उनसे वहाँ पे जाके अकाउंटेबल है उनके मालिकाने कि इस जो लेबर वहाँ पे है, जो वहाँ पे क्लर्क है, जो टीचर है, जो अकाउंटेंट है, या दूसरे लोग, उनको जो माहाना जो वेज वगैरह है सही तौर पे मिलती हैं? क्या इसके लिए कोई है हमारा इदारा? ये बहुत बड़ा मुद्दा है आज का। तो आपने सही बात की, नहीं इस पर कंट्रोल कुछ नहीं है। और जो आप बोलते हो कि अच्छे टीचर की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो 80,000 ले जाता है, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो तो वहां 8,000 10,000 तनख्वाह ले जाता है। और सबसे काबिल बच्चा वो लेते हैं, वहां एडजस्ट करते हैं प्राइवेट स्कूलों में। इसी तरह इंडस्ट्री वालों का हाल है, सीक्रेट लेबर को 8, 10, 15,000 से ज्यादा नहीं मिलता, जबकि वो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इस पर किसी का कंट्रोल नहीं, ये सिक्योर है, ये सब बात आपकी सच है। ये मर्जी होती है उस मालिक की, वो इसको कब रखे, कब निकाले। अगर इसको एडवांस की जरूरत पड़े उसको धकेला जाता है, उसको बाहर निकाला जाता है। बात सही है कि यही कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी इकोनॉमी को, मगर इन्हीं के साथ बहुत ज्यादा जुल्म होता है। तो गवर्नमेंट कभी इस तरफ संजीदा नहीं थी। आप खुद सोच लीजिए कि मैं यही सेक्टर नहीं ले लूंगा, आपका हार्टिकल्चर सेक्टर जो यहाँ है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें भी सीक्रेट मजदूर लगते हैं, जो बराई करते हैं, जो सेब उतारते हैं, उन पर भी कुछ नहीं, उनके साथ भी नाइंसाफी होती है। कि आप देख लीजिए उनको रोजाना कितना मिलता है, वो कुछ नहीं है। तो उनके साथ भी जाती है। और वो कंट्रीब्यूट 20% इकोनॉमी में करते हैं,
और एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर पर जो मजदूर है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर पर, वो 60% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की होती है। मगर गवर्नमेंट इनकी तरफ ध्यान नहीं देती और ये 45-50 साल के बाद जब ये बेचारे थक जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो घर में रहते हैं और उसके बाद उनको कुछ नहीं मिलता है। अगर मुलाजिम को 60 साल के बाद पेंशन किया जाता है, वो पेंशन 50,000 60,000 मिलती है, मगर इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। इनको ऐसे ही बेचारों को बीमारियों में धकेला जाता है, क्योंकि आपने खुद कहा कि जो पट्टों पर काम करते हैं वहां देखो कितना डस्ट होता है। वो 7 दिन के बाद बेचारे बीमार होते हैं, 10 दिन के बाद। उनकी उम्र भी कम होती है, 45 साल की उम्र होती है उनकी, 50 साल से ऊपर कोई जाता नहीं है, मगर उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिलता। कुछ इन जो ये चलाने वाले होते हैं, बट्टे चलाने, इंडस्ट्री चलाने वाले होते हैं, वो कभी इनको कंपनसेट नहीं करते, इनको अपने हाल पर छोड़ देते, इनके बच्चों को, इनके खानदानों को तबाह किया जाता है। मैं वजाहत दुरानी मेरे साथ हैं, ये ट्रेड यूनियन लीडर हैं और ये पब्लिक सेक्टर्स के साथ जुड़े हुए हैं। वजाहत साहब, आपको प्रोग्राम में लाने का मुद्दा और मकसद यही है, प्राइवेट सेक्टर में जो एम्प्लॉयज हैं उनके बारे में हमारे पास पूरी नॉलेज है, लेकिन हमारे जो पब्लिक सेक्टर के हट के जो हम देखें प्राइवेट सेक्टर में, हमारे स्कूलों में, हमारे इंडस्ट्रीज में, हमारी दुकानों पे जो सेल्समैन वगैरह हैं, गोडाउन्स में जो लोग हैं, या ईंट भट्ठों पे मजदूर काम करने वाले, हमारे हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो काम करें, क्या इनके लिए सरकार का कोई इदारा है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई स्कीम है सरकार की, ताकि इनके पे भी कोई चेक एंड बैलेंस हो उन खोजों पे जो इन लोगों को हायर करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं? देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने के लिए। जहां तक प्राइवेट सेक्टर की बात करें, इसको हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं जी। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए सरकार ने बहुत सारे कानून पास किए, चाहे वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो, चाहे सोशल सिक्योरिटी का हो, इनकी भी राइट्स है जो कानून में है। मैं आपको बताता चलूं, नोएडा में गिरिगिरी इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड से चलता है। वहां पे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लीडर को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अपने वर्कर्स के लिए किस तरह से गवर्नमेंट स्कीमों से फायदा उठाए। यानी सरकार खुद भी चाहती है कि ऐसा हो, लेकिन हमारी रियासत में यूटी ऑफ J&K में ये प्रॉब्लम है कि उन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। देखिए, मैं आपको बताता चलूं, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, चाहे वो ऑटो वाला है, चाहे वो किसी स्कूल में काम करता है, किसी इंडस्ट्री में काम करता है, किसी कंपनी में काम करता है, उसको सरकार ने कुछ राइट्स दिए थे। उसके प्रोटेक्शन ऑफ एजेस भी एक राइट है उनका सोशल सिक्योरिटी भी एक राइट है कि जब वो रिटायर हो जाएगा उसको क्या देना है, उनको सीपी फंड का राइट है। उसके लिए यहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा लेबर डिपार्टमेंट है, जिसको ये सब कुछ देखना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होनी चाहिए। ये बात सही है कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लेकिन ये बात सही नहीं है कि क्या सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं रखा है। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतनी स्कीमें और इतने एक्ट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए रखे हैं कि अगर उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, मुझे लगता है गवर्नमेंट सेक्टर से लोग निकल के प्राइवेट सेक्टर में आ जाएंगे, जो क्लास 4 या छोटे काम करने वाले मुलाजिम। देखिए, प्राइवेट सेक्टर को चेक करने का काम लेबर डिपार्टमेंट का है, जो यहाँ पर हमारे लेबर कमिश्नर साहब है, उनका काम है ये देखना कि अगर किसी ने कंपनी डाली है, क्या वो उसका कंट्रीब्यूटरी फंड, सीपी फंड काटता है, क्या वो उसकी वेजेस की प्रोटेक्शन देता है। मिनिमम वेजेस एक्ट देना है। आज कम से कम 600 रुपया इस वक्त लद्दाख में भी आप यहाँ देख रहे होंगे, जो यहाँ स्मार्ट सिटी में गाड़ियां चल रही है, इनकी 600 रुपये पर डे है, यानी 18,000 रुपए इनकी मंथली इनकम है। जबकि आप देखिए कि जो बाकी इंडस्ट्री में 8,000 7,000 4,000 पे काम करते हैं। तो मसला यह है कि जो कानून मौजूद है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के लिए, उन कानूनों को लागू करने की जरूरत है, और वो काम सरकार का है। सरकार चेक एंड बैलेंस कर सकती है। सरकार देख सकती है कि अगर किसी स्कूल में बच्चे की फीस 5,000 रुपए है, टीचर की तनख्वाह 6,000 क्यों है। वो देख सकती है अगर किसी होटल के पास कोई वेटर काम करता है, वो 3,000 पे क्यों काम करता है। उनके पास लाइसेंस सरकार के पास है, वो उस इंडस्ट्री को ब्लैक लिस्ट कर सकती है, उन पे पाबंदी लगा सकती है। लेकिन मसला ये है कि सरकार के पास इन कानून के लिए टाइम नहीं है। शायद वो चाहते हैं गरीब मरे तो मरे, लेकिन अमलाने के लिए कानून है, लेकिन कानून को नाफिज करने के लिए सरकार के पास वक्त नहीं है। नहीं, एक चीज मेरे जहन में है, बाज़ाब्ते तौर पे फैक्ट्री रजिस्टर्ड होती है, उसके पास लाइसेंस होता है, प्राइवेट स्कूल रजिस्टर्ड होता है, उसके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास। मैं हमीद साहब आपके पास आना होगा, क्या सरकार के पास इस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का, प्राइवेट स्कूल का, इस इंडस्ट्री का, इस फैक्ट्री का या इस शोरूम का लिस्ट नहीं है, कि इसके पास कानून नहीं है कि इसका मंथली जो है ये मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। अगर सरकार को गोश्त की रेट मुकर्रर करनी होती है,
वो मुआवजा मचाते हैं पूरे रियासत में, आपने देखा होगा जी। भाई 600 रखना है कि 650। उस वक्त सरकार कहां जाती है जब वो देखते हैं कि एक छोटा मुलाजिम, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है या पब्लिक सेक्टर में है, उसके साथ जुल्म हो रहा है। गोश्त के टाइम, सब्जियों के नर्क के टाइम वो बड़े एक्टिव होते हैं, लेकिन जो उनका दूसरा काम है उसकी तरफ उनकी तवज्जो नहीं होती। मैं मलिक हमीद से, मुझे आज एक दोस्त ने शिकायत की, मैं चूंकि ये दिमाग मेरे से ये मामला स्किप हो गया था, लेकिन मैं मलिक हमीद के पास आना चाहूँगा क्योंकि मैंने सुना है, आज मुझे बताया गया, उससे मेरे रोंगटे खड़ा हुए और यही वजह है कि मैंने आज का ये प्रोग्राम रखा है। उस पर आऊँगा, लेकिन पहले एक छोटा सा तिजारती वक्फा लूँगा। तिजारती वक्फे के बाद मलिक हमीद आपके पास